हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हम दो कालखंडों को पढ़ चुके हैं, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो वीडियो देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ठीक है। और उसके बाद ही आप क्या करिए, ऐतिहासिक कालखंड को स्टार्ट करें। तो आज हम जो पढ़ेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल टाइम। तो अगर हिस्टोरिकल टाइम की बात करें उत्तराखंड, देखिए अब आदिमानव जो है वो क्या होने लगा है, धीरे धीरे उसका बहुत विकास हो चुका था अब तक ऐतिहासिक काल में आने तक, है ना। हमने जैसे कि देखा प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, वो खानाबदोश टाइप का था। फिर धीरे धीरे आदि ऐतिहासिक काल में उसने कुछ क्या कर ली थी, कुछ आग की खोज और कृषि पशुपालन इस तरीके के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो एक क्या करेगा, राजवंश स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो क्या करेगा, ऐतिहासिक या राजनीतिक रूप से एक क्या करेगा, अपना दृष्टिकोण बना लेगा इतिहास। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए महाभारत काल से, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक होगा, महाभारत काल से जो अभी तक का जो भी है, जैसे रिसेंटली अगर कोई घटना हम बात करें तो कोरोना चला था, तो कोरोना काल यहाँ तक का जो भी इतिहास आएगा वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ऐतिहासिक कालखंड। और ऐतिहासिक कालखंड को हम तीन कालखंडों में फिर से डिवाइड कर लेते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यानी कि जो हिस्टोरिकल एरिया होता है उसे हम फिर से एनिशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री में तीन कैटेगराइज इसके कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन की, ठीक है, तो प्राचीन की बात करें, मध्यकालीन की बात करें, आधुनिक की बात करें, तो प्राचीन जो है ये महाभारत काल से स्टार्ट हो जाता है और महाभारत काल से ये क्या होता है, लगभग 770 एडी तक चलता है, ठीक है। एडी क्या है, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। और दूसरा अगर हम मिडेवल की बात करें तो मिडेवल जो स्टार्ट हो जाता है 770 एडी से 1700 लगभग 90 आप कह सकते हो, यानी कि लगभग 1800 तक कह सकते हो, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक जो काल है वो पूरा मध्यकालीन में आ जाता है, ठीक है। और इसके आगे का जो काल है 1790 से जहाँ तक भी आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री को, वहाँ तक का जो काल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो वंश यहाँ पे आप पढ़ते हो वो किसकी बात करते हो, कुणिंद राजवंश की बात करते हो। कुणिंद राजवंश की बात करते हैं, जो पहली राजनीतिक शक्ति थी। और यहाँ से लेके कुणिंद राजवंश, ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा इतिहास चलता है और कत्यूरी राजवंश तक का ये इतिहास पूरा का पूरा हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने प्राचीन काल में पढ़ेंगे इसे। दूसरी बात, अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में क्या हो जाता है, यहाँ से दो कालखंड थे, कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ और गढ़वाल। और कुमाऊँ में बात करें तो कुमाऊँ का जो चंद्रवंश था, ये हम डिस्कस करते हैं, कुमाऊँ का चंद्रवंश और गढ़वाल का परमार वंश। यहाँ बात करते हैं हम कुमाऊँ का चंद्रवंश और गढ़वाल का परमार वंश की बात हम कहाँ पे करते हैं, मध्यकालीन में बात करते हैं। और आधुनिक की अगर हम बात कर लें, आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल जो आपका स्टार्ट हुआ 1790 से आगे बढ़ा। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने दो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गोरखा शासन लगा था, पहले गोरखा शासन की बात कर लेंगे और फिर अंग्रेजों, ठीक है। गोरखा काल और फिर अंग्रेजों का शासन जो भी रहा होगा, इसकी हम बात जहाँ भी करेंगे वो क्या होगा, आधुनिक कालखंड कहलाएगा। अब ज़रा सा एक चीज़ ये समझ लेते हैं, ये एडी क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। पूरा महाभारत काल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए एक लाइन है, जिस तरीके से क्या होता है, हम किसी चीज़ को तोलते हैं, पुराने टाइम में कैसे किस तरीके से बनाया होगा, इसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई चीज़ वेट करनी है, तो वेट के लिए क्या बनाया गया, वेट के लिए 1 किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम का एक मेटल का एक धातु का टुकड़ा एक ले लिया और उसे क्या बोल दिया कि 1 kg। तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, वेट को तोलते हैं, 1 kg 2 kg जितना भी सामान होगा हम उसे kg में बोल देते हैं। इस तरीके से अगर हमको कालखंड बोलना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या बनाएगा, एक टाइमलाइन बनाएगी, जिसमें ये हो गया 0, ठीक है। ईसा मसीह, देखिए जो ईसा मसीह का जो, ठीक है, जन्म है, यहाँ पे क्या बोला, इसको 0 मान लिया। और इससे पहले का जो कालखंड है उसे क्या बोला, उसे बोलते हैं हम बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, BC बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, इतना ईसा पूर्व। और यहाँ से जो बाद का होता है उसे हम ईस्वी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसे AD बोलते हैं, ठीक है। BC का मतलब हो गया बिफोर क्रिस्ट और AD का मतलब हो गया एनी डोमिनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एनो डोमिनी
और ये हो जाएगा तुम्हारा BC, और इसी को अब क्या बोल दिया जाता है, BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, और इसे क्या बोल जाता है, कॉमन एरा बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसे BCE या आपको BC ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये ईस्वी हो गया और ये क्या हो गया, ईस्वी पूर्व, तो ये होगी टाइमलाइन। तो यहाँ से जो भी आगे की बात होगी वो क्या होगी, वो सारी की सारी ईस्वी की बात होगी, और यहाँ से पीछे की जो बात आएगी, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -100 बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ये 0 है, 0 के पीछे को जो भी नंबर होते हैं, अगर थोड़ा सा मैथ्स की बात करें तो किस में होते हैं, माइनस में होते हैं, आगे वाले प्लस में होते हैं। ये -200, -300, तो अगर आपसे बोला जाए 100 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व, ठीक है ना, तो बड़ा कौन होगा, 100 ईसा पूर्व, यानी कि 0 के पास है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक टाइमलाइन होता है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इतिहास में, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। BC और AD, या आप कह सकते हो ईसा पूर्व और ईस्वी में जो बात करते हैं। तो AD का मतलब यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है, इतना ईस्वी, ठीक है। यानी कि आप ये क्या था तुम्हारा, आप जो तो ये क्या है, बिफोर क्रिस्ट है, आफ्टर क्रिस्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से सारा ईस्वी में चलता है, ठीक है, इतने ईस्वी से इतना AD से आगे की कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना होगा, प्राचीन पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, आधुनिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन को स्टार्ट करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम प्राचीन काल को, यानी कि जो उत्तराखंड का प्राचीन काल है, एनिशिएंट हिस्ट्री। और अगर हम इसकी बात करें प्राचीन काल की, तो यहाँ का था, अभी बताया था, ठीक है, महाभारत काल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, महाभारत काल से, और लगभग 770 ईस्वी तक, AD तक ये तुम्हारे कहानी चलती है पूरी प्राचीन काल की। और अगर हम बात करते हैं, देखिए इस प्राचीन काल में, तो सबसे पहला जो यहाँ पे राजवंश स्थापित होता है वो क्या है, कुलिंद राजवंश है। कुलिंद राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलिंद राजवंश को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम इसके स्रोत जानेंगे कि किन स्रोतों से हमें पता चलता है कि कुलिंद राजवंश यहाँ पे उत्तराखंड में था, ठीक है। तो पहली राजनीतिक शक्ति, ठीक है, कुलिंद राजवंश जो था महाभारत काल से, ठीक है, 330 AD या 300 AD तक आप लगभग कह सकते हो, ये कुलिंद राजवंश यहाँ पे निवास करता था उत्तराखंड में। और कुलिंद राजवंश जो था वो क्या थी, पहली राजनीतिक शक्ति थी, पहली राजनीतिक शक्ति जो कि क्या करती थी, उत्तराखंड में निवास करती थी, उत्तराखंड में निवास करती थी। तो अगर बात की जाए उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, तो वो थे कुलिंद राजवंश। अब अगर हम बात करते हैं कुलिंद राजवंश की, ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको इसकी जानकारी के स्रोत चाहिए कि कैसे हमको पता चला होगा कि यहाँ पे हाँ कुलिंद राजवंश निवास करता था। और थोड़ा हम ये भी समझेंगे, देखिए क्योंकि ये पहला राजनीतिक वंश था, तो इससे पहले भी कुछ आदिम जातियाँ यहाँ पे निवास करती होंगी, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे निवास करती थी उनके बारे में भी समझना पड़ेगा, और किस तरीके से कुलिंद राजवंश आता है वो सब हमको जानना पड़ेगा। तो पहली राजनीतिक शक्ति जो उत्तराखंड में निवास करने वाली थी वो कुलिंद राजवंश थी। अगर हम कुलिंद राजवंश के जानकारी के स्रोत की बात करें, कहाँ से हमें पता चला, तो देखिए ऐतिहासिक काल में, हमने पहले ही बोला था ऐतिहासिक काल जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो साहित्यिक स्रोत होंगे, स्रोत, ठीक है। स्रोत की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के स्रोत, एक तो क्या होता है आपका साहित्यिक स्रोत होते हैं, और जो दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत,
पुरातात्विक स्रोत। तो अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, बहुत सारे साहित्य, क्योंकि अब तो क्या था, जो ऐतिहासिक कालखंड है वहाँ पे हमको चीज़ें क्या होती है, लिखित रूप में मिलती है और जिन्हें पढ़ा भी जाता है। तो अगर साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो बहुत सारे, जैसे रामायण, महाभारत, है ना, रामायण से पता चलता है, महाभारत से पता चलता है। कैसे पता चलेगा उसको हम सब डिटेल में जानेंगे आगे, ठीक है। और जो पाणिनि की अष्टाध्यायी, वहाँ से पता चलता है, अष्टाध्यायी से पता चलता है, ठीक है। और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, मार्कंडे पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, ठीक है। और अगर हम टॉलमी के ग्रंथ से पता चलता है, तो इन सभी चीज़ों से हमको क्या पता चलता है, इनसे हमें कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और अर्थशास्त्र से भी पता चलता है, जो विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र, यहाँ से भी पता चलता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुलिंद राजवंश, क्योंकि इनमें भले ही बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ मिलती है। सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो महाभारत से मिलती है। तो थोड़ा बहुत जानकारियाँ हर कहीं से मिलती हैं। कहीं पर कुलिंद को कुछ, उनके लिए कुलिंद शब्द, पुलिंद शब्द इस तरीके से यूज किया जाता है, उपयोग में लाया गया, ठीक है। कहीं पर इनकी राजधानी के बारे में, कहीं पे इनके जो सिक्के हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसमें पुरातात्विक स्रोत, अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो होती है अभिलेख और दूसरी होती हैं मुद्राएं। दूसरी होती हैं मुद्राएं, पहला अभिलेख और दूसरा है मुद्राएं। तो अगर हम अभिलेख की बात करें तो यहाँ पे क्या मिला, बरहूत, ठीक है, बरहूत के अभिलेख मिले। ठीक है, एमपी से 4 अभिलेख, बरहूत के अभिलेख मिलते हैं 4। और अगर बात करते हैं देहरादून से, कालसी अभिलेख मिलता है देहरादून से, ठीक है। और क्या होता है, मथुरा अभिलेख मिलता है, यूपी से मथुरा अभिलेख। तो 3 यहाँ से क्या होते हैं, इस तरीके के अभिलेख मिलते हैं। अगर हम मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं की हम 2 चीज़ बात करेंगे, जैसे मुद्रा कहाँ से मुद्रा मिली और कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो मुद्राओं में 2 जगह होते हैं, एक तो होता है स्थल, कहाँ से प्राप्त हुई, और दूसरी चीज़ होती है कि मुद्राओं के प्रकार। अगर प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ से मिली। सबसे पहला प्रकार जो था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, सबसे जो पहला प्रकार था वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और दूसरा जो था अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। और जो तीसरा था वो क्या होता है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुरेश्वर भी बोलते हैं, या अनाम प्रकार की मुद्रा भी इसे कहा जाता है। अगर हम इतनी बात करते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के आधार पे, तो क्या होता है, जो स्रोत हमको मिले, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, ठीक है, टॉलमी, अर्थशास्त्र, इन जगहों से कुछ न कुछ कुलिंद राजवंश के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें अभिलेख और मुद्राएं आती हैं। अभिलेख की बात करें तो 4 अभिलेख क्या होते हैं, बरहूत एमपी से, मध्य प्रदेश से मिलते हैं, ठीक है। फिर कालसी अभिलेख देहरादून से मिलता है, ठीक है, कालसी अभिलेख देहरादून से मिलता है। और कुलिंद राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुलिंद राजवंश की बात करें तो एग्जाम में पक्का, उत्तराखंड के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते ही हैं कुलिंद राजवंश से। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कुलिंद राजवंश पक्का ही देखने को मिल जाएगा। और मथुरा अभिलेख की बात करते हैं तो यूपी मथुरा अभिलेख एक ये मिलने को मिला। और अगर मुद्राओं की बात करें, मुद्राओं में हम स्थलों को पढ़ेंगे कहाँ से मिले। और अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर या चतुरेश्वर प्रकार की मुद्रा, 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये तो थे पुरातात्विक स्रोत। अगर हम स्थल की बात करें, मुद्रा ये कहाँ से प्राप्त हुए स्थल, अभिलेख, मुद्राएं कहाँ से इनके स्थल हैं। तो स्थल जैसे कि आपका हमारा ये क्या हो गया, उत्तराखंड में मिले, दूसरा यूपी में मिले, तीसरा मध्य प्रदेश में मिले, चौथा अगर हम बात करें, ठीक है, पंजाब में मिले, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। इन कुछ जगहों से क्या मिले,
आपको ये जो कुनिंद राजवंश की मुद्राएं हैं, अभिलेख हैं, ये देखने को मिले थे। ये प्रमुख स्थल हो गए, यानी कि आप मैप में अगर देखोगे तो उत्तराखंड के आसपास की ही जगहें हैं सारी की सारी, ठीक है, जहाँ से हमको क्या प्राप्त होते हैं, इनके जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो ये कुनिंद काल, जो भी कुनिंद राजवंश था, उनके जानकारी के स्रोत थे। लेकिन देखिए, कुनिंद राजवंश को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि उत्तराखंड में कुनिंद राजवंश से पहले कौन सी आदिम जातियाँ निवास करती थी, ठीक है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कुनिंद राजवंश से पहले उत्तराखंड की आदिम जातियां जो यहाँ पे निवास करती थी, ठीक है, ये कुनिंद राजवंश से पहले जो जातियाँ यहाँ पे निवास करती थी उनके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या थी, ये तो एक पहली राजनीतिक सत्ता इनने स्थापित की थी। उससे पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था, कुछ यहाँ पे निवास करते हैं, जो कि हमको कुछ पुराणों से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम ब्रह्म पुराण या फिर वायु पुराण की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ जातियों के बारे में मिला, जैसे किरात, किन्नर, ठीक है, यक्ष, ठीक है, यक्ष, विद्याधर, ठीक है, नाग आदि जो ये जातियाँ थी, आदिम जातियाँ, ये क्या थी, उत्तराखंड में निवास करती थी, जो हमको ब्रह्म पुराण या वायु पुराण से मिलता है। महाभारत से अगर हम बात कर लेते हैं, महाभारत से भी मिलता है कुछ, जैसे किरात, किन्नर, यक्ष, इनके बारे में यहाँ से भी जानने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ से और जातियों की बात करें, ठीक है, किरात हो गया, किन्नर हो गया, यक्ष हो गया, और खस जाति का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो कुछ इन जातियों का उल्लेख हमको कहाँ से देखने को मिलता है, आदिम जातियों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है ब्रह्म पुराण और महाभारत। तो पुराणों से देखने को मिलता है कि हाँ, यहाँ पे क्या थी, इससे पहले भी कुछ जातियाँ निवास करती होंगी, इस तरीके की जो आदिम जातियाँ थी यहाँ पे निवास करती थी, ठीक है। और ये जातियाँ क्या थी, किस तरह, कौन कौन जातियाँ कब कब मिली, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते, देखिए, ठीक है। तो ये जातियाँ थी कुछ, आपको कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें तीन क्या थी, कूल, किरात और खस, जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं। कोल, किरात और खस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं इसमें यक्ष की, तो जो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर जाखन देवी, तो अल्मोड़ा के जाखन देवी से क्या होता है, जो यक्ष जाति थी, यक्षों के रहने के, निवास करने के क्या मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, यक्षों के। तो अल्मोड़ा के जाखन देवी से यक्ष, ठीक है, यक्ष जाति जो थी। और दूसरा नागवंश जो है, नागवंश, तो जो नागवंश है, तो ये क्या था, बेरीनाग, ठीक है, बेरीनाग जगह है, ठीक है, पिथौरागढ़ की बेरीनाग जगह। तो बेरीनाग जगह से क्या मिला, नागवंश के रहने के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नागों के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, नागवंश। और अगर हम किरात की बात करते हैं, किरात, तो किरात जो जाति है वो क्या है, मंगोल जाति से ही निकल के आई है किरात जाति, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये जाति भी क्या है, देखिए अभी आधुनिक अगर हम बात करते हैं, ये जो है यहाँ पे अस्कोट, डीडीहाट, अस्कोट, डीडीहाट, इन जगहों पे रहने के क्या मिलते हैं, किरात, जो किरात या मंगोल जातियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनके रहने के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो थे क्या, अगर पूछ लिया जाए कि यक्षों के रहने के साक्ष्य कहाँ से मिलते, तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से, बेरीनाग
ठीक है, बेरीनाग फेरीनाग इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से नाग वंश के रहने के और किरात, मंगोल, अस्कोट, डीडीहाट से यहाँ से मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं खस, तो सबसे अधिक खसों का उल्लेख किया गया है खस जाति का। तो खस जाति के समय में क्या चल रहा था, बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार चल रहा था, ठीक है। जो आपका बौद्ध धर्म का प्रसार खसों के टाइम पे चल गया था, ठीक है। तो ये बात थी, ये कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डीडीहाट जगह, अस्कोट जगह से किरात, मंगोल। तो अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन आदिम जाति की बात करते हैं, तो ये क्या थी, सबसे पहले कोल, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन आदिम जाति थी वो क्या थी, कोल। प्राचीन आदिम जाति की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या थी, कोल थी, ठीक है। और ये क्या थे, तराई क्षेत्र में निवास करते थे। अगर इनके निवास की बात करें तो तराई क्षेत्र में निवास करती थी कोल जाति, ठीक है। आदिम जाति कोल जो है यहाँ निवास करती थी। तो कोल तराई में कोल मुंड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इनके लिए। उसके बाद कोल के बाद क्या आती है, किरात आती है। कोल के बाद जो आती है किरात आती है। किरातों ने सबसे पहले क्या किया, किरात आक्रमण करते हैं, ठीक है। किरात क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, किन पे, कोल पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, किरात। और किरात बता दिया मंगोल जाति का ही रूप है किरात। और अभी की अगर हम बात करते हैं अभी, ठीक है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो भोटिया जनजाति है, भोटिया, वो किससे निकल के आई है, भोटिया जो जनजाति है वो किससे निकल के आई है, किरातों से ही निकल के आई है भोटिया जनजाति अभी के टाइम पे। तो किरातों ने आक्रमण किया कोलों पे, और फिर क्या हुआ, किरातों का शासन आ गया, ठीक है। फिर किरात राज करने लग गए यहाँ पे, ठीक है। और तो किरात क्या करते थे, किरात लोग फिर राजा होते थे, ठीक है, किरात लोग राजा होते थे। और जो कोल होते थे, कोल इनके वहाँ क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, काम करते थे, ये इनकी कृषि करते थे। तो किरातों की कृषि कौन करते थे, कोल करते थे, ठीक है। कोल राजा लोग होते थे और ये क्या करते थे, किरात जो होते थे राजा लोग होते थे, और कोल क्या करते थे, इनकी कृषि करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आती है, खस जाति आती है, ठीक है। फिर किसका उल्लेख किया गया है, खस जाति की। तो खस जाति आती है और एक सामाजिक व्यवस्था बना के जाती है। अभी तक कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी कोल किरात तक, लेकिन यहाँ से आने के बाद क्या थी, एक सामाजिक व्यवस्था। अब जो थी ये कुछ उत्तराखंड में सामाजिक व्यवस्था बना के जाते हैं, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बना के जाते हैं, ठीक है। खस पहले क्या है, कोल आए, फिर किरात आए, फिर खस आए। अगर खस जाति के उल्लेख की हम बात करते हैं तो उस टाइम क्या था, बौद्ध धर्म का प्रसार चल रहा था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो किस किस सामाजिक व्यवस्था बनाई, जैसे इनने घर जमाई। जो घर जमाई की प्रथा है वो खसों के टाइम से ही है, घर जमाई। तो घर जमाई तो सभी जानते ही है ना, शादी के बाद। तो ये लोग क्या कहते थे, अगर शादी हुई तो ये कहते थे कि जो लड़का है, ठीक है ना, अब जैसे किरातों से शादी होगी मान लो, तो क्या हुआ कि जो लड़का है वो वहाँ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, इनके वहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये थी घर जमाई की प्रथा, सभी जानते हैं घर जमाई की प्रथा। फिर क्या था, जेठा प्रथा। जेठा प्रथा आप जानते हैं अभी भी बहुत जगहों पे होता है, लेकिन पहले तो प्राचीन में बहुत ज़्यादा होता था। जैसे कि क्या था, जो राजगद्दी मिलती थी वो हमेशा किसको मिलती थी, बड़े बेटे को ही मिलती थी, ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्येष्ठा प्रथा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आता, फिर एक प्रथा आती है झटेला प्रथा। फिर आती है आपकी झटेला प्रथा। एक होती है झटेला प्रथा, ठीक है, ज्येष्ठा प्रथा, झटेला प्रथा आती है, ठीक है। और एक आती है टेकुआ प्रथा, एक आती है टेकुआ प्रथा। तो ये किनके द्वारा चलाई गई थी, ये सारे की सारी चलाई गई थी तुम्हारी खस जाति के द्वारा। तो अगर हम इनकी भी बात कर लें तो झटेला प्रथा, यहाँ पे क्या होता, जैसे मान लो औरत है और उसने क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है, दूसरी शादी वो कर लेती है। तो अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है, एक औरत की कितनी शादियाँ होगी, 2 शादियाँ होगी। एक शादी यहाँ पहले होगी और फिर दूसरी शादी होगी। तो जो पहले वाले पति का जो पुत्र होगा, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करेगा, राज करेगा। ये थी तुम्हारी झटेला प्रथा, ठीक है। जो पहली शादी हुई तो पहले पति का जो पुत्र होगा वो क्या करेगा, राज करेगा। झटेला प्रथा इस तरीके की थी। टेकुआ प्रथा में क्या होता है, देखिए टेकुआ प्रथा, अगर टेकुआ प्रथा की बात करते हैं
तो यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे मान लो कोई लेडीज़ है, औरत है, और उसकी क्या है, उसकी एक तो शादी हो चुकी है, ठीक है, उसकी क्या हो चुकी है, शादी हो गई। अब औरत की शादी हो गई भाई, और शादी होने के बाद उसका क्या है, कहीं और भी अफेयर चल रहा है, यानी कि उसका क्या है, कोई बॉयफ्रेंड है मान लो, ठीक है ना, उसका कहीं और कोई पुरुष मित्र आप बोल सकते बॉयफ्रेंड है। तो इस केस में क्या होता, देखिए इस केस में क्या होता था, तो जो जिसके साथ शादी हुई है, इस लेडीज़ की शादी जिसके साथ हुई है, वो क्या कर सकता है, इसको ठीक है जान से मार सकता है, इस बॉयफ्रेंड को मार सकता है। तो ये प्रथा भी चलती थी, इसे बोलते हैं टेकुआ प्रथा, ठीक है। तो ये टेकुआ प्रथा थी जो क्या थी, खास जाति ने चलाई हुई थी। तो ऐसी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, तो ये इसको मार देगा, ठीक है। ऐसी प्रथाएं इनने चलाई हुई थी। तो घर जमाई की प्रथा, जेठा प्रथा, जटेला प्रथा, टेकुआ प्रथा, ऐसी सारी प्रथाएं कहाँ से थी, ये जो थी खसों के टाइम से चली थी। तो खसों ने काफ़ी लंबे समय तक उत्तराखंड में निवास किया, और खसों के बाद ही यहाँ पे क्या हुआ, जो कुनिंद राजवंश का क्या हुआ, पहला राजनीतिक जो सत्ता आती है उसे हम क्या बोलते हैं, कुनिंद राजवंश बोलते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे, आगे जो हम करेंगे कुनिंद राजवंश को कंटिन्यू करेंगे। कुनिंद राजवंश को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुनिंद राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पक्का आता है। तो तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।